जय हिंद छात्रों। मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ पे। चलिए तो माय डियर, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का फिजिक्स। और 12th के फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। माय डियर, आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। और ये वीडियो खासकर वैसे विद्यार्थी के लिए बनाया गया है जो विद्यार्थी नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके कंसेप्ट को डेवलपमेंट करने के लिए ये वीडियो बना है और इस वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए तो माय डियर, आपको हम लेकर चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की ओर। देखिए, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया है वो टॉपिक आपके सामने आगे आप देख भी रहे हैं। यह है कूलम्ब्स लॉ। क्या है माय डियर? तो कूलम्ब्स लॉ। और उस कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। माय डियर, बात करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ के डिफिनेशन के बारे में। तो ये डिफिनेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक्चुअली ज़्यादा समय नहीं लगे इसलिए हमने आपको यहाँ पे डिफिनेशन यहाँ पे मेंटेन करवा दिया है, टाइप करवा दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लें कि कूलम्ब्स लॉ कहने का मतलब ये क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है आपको। तो सबसे पहले हम बता दें कि सीए कूलम्ब, सीए कूलम्ब एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिन्होंने 1785 में, है ना, ये सन तो मायने नहीं रखता लेकिन हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 1785 में कूलम्ब्स के लॉ का प्रतिपादन किया या इस रूल्स को दिया। ठीक है, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्राप्त हुआ, है ना। इससे क्या हुआ, ये रूल्स, आखिर ये कूलम्ब्स लॉ जो मिला इससे क्या प्राप्त हुआ? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स प्राप्त हुआ, है ना। माय डियर, आपको हम बता दें कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्राप्त हुआ इसका मापन भी इन्होंने किया था। और वो किया था टार्जन तुल्ला से। किससे? तो टार्जन तुल्ला से किया था। और उससे इन्होंने एक डेरिवेशन निकाला, एक परिभाषित किया अपने रूल्स को। उसी रूल्स को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कुल मिलाकर समझ गए कि ये कूलम्ब्स लॉ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सीए कूलम्ब एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिन्होंने 1785 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लॉ से प्राप्त किया। और उससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्राप्त हुआ उसको टार्जन तुल्ला से वो मेजरमेंट भी किया, उसको मापा भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप संक्षिप्त में इसको समझ गए, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझ चुके हैं। चलिए माय डियर, तो अगर यहाँ तक आप समझ गए तो अब आपको हम लेकर चलते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट। वो कंसेप्ट होगा चार्ज। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। देखिएगा, इसमें होता क्या है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ पे भी चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, अगर दो चार्ज एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर रखी हो और दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसके बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। क्या, कौन फोर्स कार्य करेगा? रिपल्सन फोर्स। मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात कि अगर इसमें दो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, दोनों चार्ज सेम हो, इसको हम लोग लाइक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लाइक चार्ज। ठीक है, लाइक चार्जेज आप इसको बोल सकते हैं। ये एक समान आवेश वाला चार्ज है। ठीक है, ये इस पर जो ये जो चार्ज है इसका प्रॉपर्टी कहा जाए या इसका नेचर कहा जाए तो सेम है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। जब दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ एक दूसरे के करीबी हो तो उसके बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। मतलब ये इसको उधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। ठीक है, दूसरा नंबर कंसेप्ट आप लिख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि दो नेगेटिव चार्ज, तो ये भी लाइक चार्ज है। ठीक है, लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या होता है माय डियर? लाइक चार्ज कहने का मतलब होता है कि वह चार्ज जो है ना उसका नेचर सेम है। ये दोनों सेम है, इसके अंदर भी रिपल्सन फोर्स ही कार्य करेगा।
एक और चार्ज यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, जो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनलाइक चार्ज। ठीक है? अगर यहाँ पे 2 चार्ज है तो इसको अनलाइक चार्जेज कह सकते हैं। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, मतलब इसके बीच में आकर्षण होगा, इसके बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, इसके बीच में भी रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। क्योंकि इसके बीच में जो है रिपल्सन फोर्स कार्य करने का रीजन है कि ये दोनों समान प्रकृति का है, ठीक है? और ये अलग-अलग प्रकृति का है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि एक लड़के की मैरिज एक लड़के से अगर करा दी जाए तो ये संभव नहीं है, या एक लड़की का मैरिज एक लड़की से करा दिया जाए वो भी संभव नहीं। लेकिन एक लड़का और एक लड़की ये दोनों का अगर मैरिज कराया जाता है तो वो संभव है। मतलब ये अलग नेचर का और ये अलग नेचर का, अलग-अलग नेचर की अगर 2 चार्ज है या अलग-अलग नेचर का अगर 2 व्यक्ति है तो उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो काफ़ी बेहतर होगा और अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, है ना? चलिए, तो इस प्रकार से आप इसको समझ चुके हैं। हम कुल मिलाकर के इतना कांसेप्ट इसलिए आपको समझा रहे हैं कि हम आपको सीधे लेकर चलेंगे कहाँ? तो कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है भाई? चलिए, इसके लिए यहाँ पे आपको परिभाषा दिया हुआ है। ये परिभाषा पहले देख लीजिए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, है ना? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहाँ पे ये एक डिफिनेशन को दिखा रहा है, ये एक डिफिनेशन बता रहा है और इस डिफिनेशन के आधार पर हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे। आपको यहीं पे मैं दिखाने वाला हूँ मैथमेटिकल फॉर्म किसका? तो कूलम्ब्स लॉ का। इसके लिए बहुत जगह या बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिला होगा, डायरेक्ट बताया जा सकता है या बताया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अपना तरीका से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे जिससे आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म मतलब गणितीय रूप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसका 2 रूप होता है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अभी हम लोग इसके आधार पे, इस डिफिनेशन के आधार पर पहला नंबर मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पे हम आराम से हेडिंग दे सकते हैं, आराम से हेडिंग दे सकते हैं। फर्स्ट इसको कह सकते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। माय डियर, ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, इसका स्केलर फॉर्म मतलब अदिश रूप में कूलम्ब्स के लॉ का हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, यानी उस फार्मूला को प्राप्त करेंगे जिसके लिए यह डिफिनेशन बना है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे दिखा दे कि इसमें होता क्या है। यहाँ पे 2 चार्ज, एक चार्ज यहाँ लेंगे और ये वो चार्ज यहाँ रखेंगे। ठीक है? चार्ज कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चार्ज कोई भी हो सकता है। चार्ज को हम लोग यहाँ पे Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, नो डाउट। और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है भाई? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद में हम लोग थोड़ा-सा देखिए, इसको समझाने के लिए तो डायरेक्ट हम आपको कांसेप्ट समझा भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा लैंग्वेज में इसके कांसेप्ट को हम इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि आप उसको डिटेल समझ जाइए। अगर एग्ज़ाम में कहीं अपीयर हो रहे हैं, जो आपको वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और रिटन एग्ज़ाम में भी आप लिख सकें। ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा-सा हम इसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं, बाकी से थोड़ा-सा अलग। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट। लेट का मतलब आपको पता है, मानना होता है। द लेट Q1 एंड Q2 आर 2 क्या है? तो पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्जेज बोल सकते हैं। एंड इसमें एक आर है तो लिखेंगे आर बी क्या? तो डिस्टेंस बिटवीन देम। माय डियर, यहाँ पे हमने क्या किया? एज्यूम किया कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है। ठीक?
और उसके बीच का डिस्टेंस r है। इसी बात को हम लैंग्वेज में यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है, कि लेट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस एंड r भी डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। आप यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ गए। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। देखिए यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, लिखेंगे इसके नीचे माय डियर, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग क्या करना है, कूलम्ब्स के नियम से। कूलम्ब्स का नियम क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of their magnitudes। मतलब ये जो चार्ज दिया है ना, इस चार्ज का प्रोडक्ट मतलब इसमें गुना करने पर उसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, ठीक है। और वो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का। इसी बात को हम लोग को लिखना है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। देखिएगा माय डियर, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हो गया, आई Q1 और आई Q2 है, इसका ये बोल रहा है प्रोडक्ट मतलब ये गुणनफल, तो गुणा करने पर अब मैग्नीट्यूड इसका मॉड कर दिया है ना, इसके ये इक्वल है, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल टू है। यहां तक करके हम इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे वो बताया, फिर अगला उसमें बता रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये डिस्टेंस का स्क्वायर करने के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माय डियर कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब लिखेंगे माय डियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इससे होगा क्या, ये आपका फाइनल मान निकलेगा प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया आपका Q1 और Q2 मॉड अपन ये क्या हो गया आर स्क्वायर। भाई मॉड देने का मतलब ये होता है कि वो अगर चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड के अंदर डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन के निकल जाएगा। हमको जो फॉर्मूला चाहिए, हमको जो उसका डेरिवेशन चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ मॉड दे दिया। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे एफ, ये प्रोपोर्शनल टू है ना ये वाला, जब ये हटेगा तो उसके लिए एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, ये Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है माय डियर। देखिएगा और करके आप लिख सकते हैं एफ, ये के स्थान पे आप चाहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया किसका, तो कूलम का नियम का, ठीक है। अब ये कूलम के नियम का फाइनल फार्मूला किसके रूप में था, स्केलर फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में, नो डाउट माय डियर। इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे के क्या लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ एप्सिलॉन नोट है तो इसका मतलब क्या होता है, फिर के स्थान पर 1/4 पे एप्सिलॉन नोट क्यों रख दिए, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स दिखा रहे हैं। आगे देखिएगा, हम लोग लिखेंगे फिर से उसके नीचे कि वेयर जो के आया है ना वो है कूलम्ब्स कांस्टेंट है, क्या है माय डियर, तो कूलम्ब कांस्टेंट है, ठीक है। और इन एसआई इन एसआई सिस्टम माय डियर, ये एसआई सिस्टम में के का जो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और इसका मान है
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है माय डियर, आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अबली नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है माय डियर, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद में भाई फिर आता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसके बारे में समझना है। तो इसको आप कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ, ये क्या है, फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और इसको, ये जो एप्सिलॉन नोट दिया हुआ है, एप्सिलॉन 0 जो दिया हुआ है, इसको एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं, तो इसका मान होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर, अगर अबली हटेगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, इसका भी पावर माइनस में हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो माय डियर, यहाँ तक आपको किसी को कोई परेशानी नहीं हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए माय डियर, यहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, हम इसमें इसलिए ज्यादा टाइम लेना चाह रहे हैं क्योंकि इसका वेक्टर फॉर्म भी अभी आपको पढ़ाना है। अभी तो आप पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ का, आप डेफिनेशन देखे, कूलम्ब्स लॉ के डेफिनेशन के बाद आप देखे क्या कि स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग को उसका दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म देखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर आप बेहतर तरीका से पढ़ लेंगे तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए माय डियर, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सीधे आपको लेकर चलते हैं आगे की टॉपिक में। आगे के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। भाई अभी हम लोग पढ़े हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मतलब ये कूलम्ब्स का जो नियम है उसका हम लोग सदिश रूप देखने वाले हैं। माय डियर, सदिश रूप तब भी बनेगा जब आपको स्केलर फॉर्म पता हो, बिना स्केलर फॉर्म का वेक्टर फॉर्म आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा उससे ये अलग है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माय डियर, सबसे पहले इसमें भी हम लोग यहाँ पे दो चार्ज लेते हैं। मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यहाँ भी एक और चार्ज लिए भी पॉजिटिव, यानी ये लाइक चार्ज हम लोग ले लिए। ठीक है, अब ये जब दोनों चार्ज सेम हो तो निश्चित है कि इसका ये चार्ज, ये Q1 चार्ज होगा, ये Q2 चार्ज होगा। ध्यान देना है, ये चार्ज इसको धक्का देगा कि भाई तू इधर भाग, क्योंकि एक जाति का तो है नहीं कि आपस में आकर वो मिल जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स उसके बीच में कार्य कर लेगा, ऐसा तो है नहीं। Q2 क्या करेगा, इसको धक्का देगा कि भाई तू इधर भाग। ठीक है, तो जब ये इसको धक्का देगा तो यहाँ पे एक बल जो है F12 होगा, और जब ये धक्का देगा इसको तो यहाँ पे भी बल होगा एक F21 होगा। और यहाँ से ये तो डिस्टेंस भाई, इसके बीच का डिस्टेंस तो R है ही, और यहाँ से ऐसे इसके प्रभाव में R12 कैप, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये R12 मतलब आवेश Q1 से Q2 की दिशा में जा रहा है, और ये 21 मतलब Q2 से Q1 की दिशा में ये जा रहा है। ये यूनिट वेक्टर है। इसको आप कह सकते हैं कि जब भी आप किसी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है। माय डियर, आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। ये डायग्राम है, हमने आपको बताया कि यहाँ पे दो चार्ज है और दोनों पॉजिटिव ले लिए। दोनों पॉजिटिव लेने का मतलब वो लाइक चार्ज हो गया, उसका नेचर सेम है, इसलिए वो दोनों कभी आपस में नहीं मिल सकता है। वो इसको इससे जलन है और इसको इससे जलन है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। यहाँ तक माय डियर आपको खूब बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में अधिकतर विद्यार्थी को जो है समझ में नहीं आता है। वीडियो भी बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है जो विदाउट लैंग्वेज है, केवल कंसेप्ट है, वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर दूं तो उससे भी बेटर हो जाएगा मेरे समझ से, है ना माय डियर।
चलिए, तो थोड़ा-सा इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लें। देखिएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे लेट Q1 एंड Q2 आर टू लाइक चार्ज। टू लाइक चार्जेज आप बोलिए इसको भाई, यहाँ क्योंकि 2 चार्ज की बात हो रही है। तो लेट Q1 एंड Q2 आर टू लाइक चार्जेज एंड RB डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम प्रोसेस, कूलम्स का लॉ ही तो है भाई। वहां हम स्केलर फॉर्म देखे हैं, यहाँ वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। ये जब अगर दोनों सेम चार्ज हो, दोनों सेम चार्ज हो, उसका नेचर सेम हो, इस स्थिति में हम लोग उसको इस डिफिनेशन से सजा देंगे। इसमें आपको छोटा सा एक और बात हम दिखा दे, हालांकि उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन देख लीजिए। जब भी अगर सेम चार्ज होगा तो Q1 और Q2 0 से बड़ा होगा, ठीक है। Q1 और Q2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा जब यहाँ पे सेम चार्ज रखा जाएगा। अगर एगो अल्टरनेटिव चार्ज रखाएगा, अनलाइक चार्ज रखाएगा, तो उसका फिर ये जो है ना, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं सामने, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे देन फ्रॉम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देन फ्रॉम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। माय डियर, यानी कूलम्ब्स के नियम का जो अदिश रूप है, उसके आधार पे हम लोग को आगे बढ़ना है। अब अदिश रूप क्या है, तो भाई आपको पढ़ाया गया है या आप पढ़े हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, है ना भाई। क्योंकि आप इसको पहले से पढ़े हुए हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि कूलम्ब्स लॉ का जो हम स्केलर फॉर्म है जो पढ़े हैं अभी पहले, हम लोग इसी वीडियो में पीछे हम इसको प्राप्त कर चुके हैं, ड्राइव किए हैं, वो चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखने से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसको पढ़े हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं, ठीक है माय डियर। अब देखिए, हम लोग को आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है तो हम चाहेंगे तो इसको तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको डायग्राम देखकर ही आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो है हम थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे, यहीं पे मिटाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर परेशानी नहीं है भाई, तो हम इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं, बताएंगे आप लोग क्लास आप लोग को कैसा लगा। अगर आपका विचार हो तो फिर मैं अगले टॉपिक को भी एक्सप्लेन करके बनाकर वीडियो डालूंगा, जिससे कि आपको बेहतर बेनिफिट हो सके। चलिए माय डियर, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ। नाउ नाउ अब क्या करना है, तो इसको अब आगे बढ़ाना है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन चार्ज Q1, है ना। नाउ फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन चार्ज Q1, मतलब कहने का मतलब है माय डियर कि चार्ज Q1 पर, माने इस पे चार्ज, इस पे एक बराबर प्रभाव से, मतलब Q2 के प्रभाव से, Q2 के इफेक्ट से, या उसके कारण जो बल लगा, उस बल को आपको लिखना है। क्या हुआ, इस पे चार्ज Q1 पे Q2 के प्रभाव से जो बल लगा वो क्या आया, तो सामने देख रहे हैं 1F12, मतलब चार्ज Q1 पर Q2 चार्ज के कारण लगा हुआ ये क्या है, फोर्स है। नो डाउट आप पहले से पढ़े हुए हैं स्केलर फॉर्म में Q1/4 ये सबको भुला जाइए, आप सीधा F याद करिए दिमाग में। ये वेक्टर इसलिए लेके वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए वेक्टर देना इस पे जरूरी था। तो आप ये 1 2 को भुला दिए, सीधा F समझिए। F का मान यहाँ पे है Q1,
Q2 अब बटा क्या हो जाएगा माय डियर, आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैटर फंसता है, इसके कारण इस पे बल लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखाएगा R21 कैप, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। R21 कैप क्या है, तो भाई हमने आपको बताया है कि ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को डिनोट करता है माय डियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे R21 कैप का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए एक Q2 के कारण Q1 की दिशा में ये जा रहा है, Q2 प्रभाव के कारण यहाँ पे R2 लिखने का, R21 लिखने का मतलब ये है दूसरे चार्ज के प्रभाव के कारण ये पहले चार्ज की तरफ इसकी दिशा है, इसलिए इसको लिखा गया। सिमिलरली मतलब इसी के आधार पे फिर हम लोग देखेंगे भाई कि जब Q2 के प्रभाव से Q1 पे फोर्स ये आया, तो Q1 के प्रभाव से Q2 पर भी एक फोर्स लगेगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो लिख सकते हैं F21 ये वेक्टर, आप F21 को थोड़ा देर के लिए भुला जाइए, सीधा अगर F का आ जाए कि कूलम्ब्स के स्केलर फॉर्म से जो फार्मूला मिला है उसको लिख दो, तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब देखिए इसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से इस पर बल लग रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर भाषा भी लिख देते हैं तो ज्यादा सुटेबल होगा, लिख दीजिए भाषा, क्योंकि थोड़ा सा भाषा में जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो भाषा लिखना जरूरी है। क्योंकि जो जिसको बोर्ड एग्जाम भी देना होगा उससे भी बेनिफिट हो जाएगा। देखिएगा माय डियर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फिर क्या, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन चार्ज Q2, है ना। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे आवेश Q2 पर, ये Q2 पर आवेश Q2 पर, चार्ज Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसको दिखाना है। अब यहाँ पे आप दिखा दीजिए वो क्या है, तो सामने देखिए ना, दिखाई दे रहा है। थोड़ा देर के लिए इसको अगर आप भूल जा रहे हैं तो F का फॉर्मूला अभी आपको दिखाया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है माय डियर, इसको और इसके बाद 1 से यानी इस चार्ज से इधर की तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा R12 कैप, मतलब 1 से 2 की ओर इसकी दिशा है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है माय डियर, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं भाई, क्यों होगा परेशानी। चलिए तो यहाँ तक आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम आपको बीच में डिस्टर्ब करेंगे। बीच में डिस्टर्ब करने का मतलब यहाँ पे जो है R21 वहां पे हम लोग लिखे R12, तो आखिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ ले कि ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसका सिंबल क्या होगा। तो यहाँ तक तो आप क्लियर समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई परेशानी अब नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको भी हम क्लीन करना चाहेंगे, क्लीन करें माय डियर। चलिए भाई तो क्लीन करते हैं। चलिए माय डियर, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पे लिखेंगे R12 कैप, ये R12 कैप इधर के डायरेक्शन में है, और ये जो है R21 कैप इधर के डायरेक्शन में है, तो इसका दिशा अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे जो सिंबल होगा या साइन होगा वो माइनस में होगा, है ना। अब जब यहाँ तक आप समझ गए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 माय डियर। इक्वेशन 2 से हम लोग को अब देखना, इक्वेशन 2 आपके सामने दिया हुआ है, एफ है, क्या दिया माय डियर, F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और क्या है R12 कैप। वाह गजब। देखिए माय डियर यहाँ तक तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे, R स्क्वायर तो लिखेंगे। ये देखिएगा R यहाँ पे
आर कैप 1 2 दिया है, इसके जगह पे देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके जगह पे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये दूसरे के इक्वल है, केवल इसका नेचर क्या है? अपोजिट है, बाकी तो सब सेम है। चलिए, तो यहाँ तक आप आराम से लिख सकते हैं। माय डियर, इसको थोड़ा सा हम हटा दें। तो आगे बढ़ते हैं। भूल नहीं जाना इसको। इसको मतलब इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत बहुत आसान तरीका में हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। बस थोड़ा सा नजर गड़ाए रखिए, जैसे आप वहां नजर गड़ाए रखते हैं उसी तरीका से। आइए भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। भाई यहाँ माइनस है तो इस माइनस को यहाँ भेजा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है R21 कैप, R21 कैप। क्योंकि माइनस है तो माइनस को यहाँ भी तो भेज सकते हैं। चलिए भाई, वाह, यहाँ तक आप क्लियर कर लिए। भाई अगर आप चाहेंगे इसको तो आप यहाँ तक देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के एक्सप्ले एक्सप्लेन को हम लोग आगे कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे करके यहाँ तक लेकर आ गए। अब भाई आपको थोड़ा सा हम पीछे याद करवाएंगे। हमने आपको पढ़ाया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर का 2 1 जो दिया हुआ है, ये होता है F12 का फॉर्मूला, सूत्र, है ना। अभी इक्वेशन 1 में यही चीज, इतना के जगह पर आप F12 आराम से लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल यहाँ माइनस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। नो डाउट, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए माय डियर, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए माय डियर, किसी को कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, इसको बता सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये जो है कूलम के नियम का जो सदिश रूप है, वो न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट कर लिए। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, किसका, कूलम्स के लॉ का, यानी कूलम्स के नियम का, कूलम्स लॉ का। हमने पढ़ाया आपको स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, ये दोनों, स्केलर फॉर्म भी मैथमेटिकल फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म भी मैथमेटिकल फॉर्म है। और कूलम्स लॉ कहने का मतलब ओनली डिफिनेशन, अगर उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के लिए कह रहा है तो आपको स्केलर फॉर्म लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और ये चीज जरूर बताएंगे कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है या किसी प्रकार का कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से उसको एक्सप्लेन करके आगे की वीडियो में अपलोड कर दूं। एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। तो वो लाइव क्लास स्पेशल 10th क्लास के लिए अभी है, क्योंकि धीरे-धीरे सभी क्लास का हम अपडेट करेंगे। तो 10th का लाइव प्रत्येक दिन संध्या शाम को 7 बजे से, अगर आपके नियर बाई कोई स्टूडेंट 10th में हो और वो बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहता है, तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास जुड़कर पढ़ सकता है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।